अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप जानते हैं कि हमारी T20 वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टारगेट है कि हमने 20 घंटे में पूरी इंग्लिश को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये T20 वन शॉट सीरीज मैंने आपके लिए डिजाइन ही इस तरह की है कि आप 20 घंटे में 20 आवर्स में अपनी पूरी इंग्लिश को क्या कर सकें, ना सिर्फ पढ़ सके बल्कि इसमें मैंने 7 टेस्ट भी साथ में शामिल किए हैं जो कि अपलोड कर दिए गए हैं और जिनकी डिस्कशन भी क्या किया गया है, अपलोड कर दी गई है। तो वेलकम टू इंग्लिश विद सर अजीम। और आज हम इसी T20 वन शॉट सीरीज का पढ़ने वाले हैं एपिसोड 13 यानी कि इन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। बड़े मजे मजे के छोटे से रूल्स हैं, थोड़ा सा छोटा सा आपके पास क्या है, ये लेक्चर रहने वाला है, एपिसोड रहने वाला है। बड़े थोड़े से टाइम में हमने क्या करना है, अपने इन्वर्जन को कंप्लीट कर लेना है। और मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जिस तरह देखें, ये जिस तरह आपके पास इन्वर्जन को मैंने रूल बाय रूल करके एक्सप्लेन किया है, इसी तरह ये सारी चीजें इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ, इन्हीं एक्सप्लेनेशन के साथ बुक में शामिल हैं। तो आपने अपना टाइम और आपने अपनी एनर्जी बचानी है, जल्दी से इंग्लिश की बुक ऑर्डर कर लेनी है, जल्दी से इंग्लिश की बुक मंगवा लेनी है ताकि आप नोट्स बनाने में, पीडीएफ सेव करने में, चीज़ों को अरेंज करने में अपना वक्त और अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें और यही टाइम और यही एनर्जी जो है आप दूसरे सब्जेक्ट्स में प्रोडक्टिव कामों में लगा सकें। देखिए, आपके एमडी कैट 2025 में बलोचिस्तान के पेपर में क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस इन्वर्जन करेक्टली। देखें, पहली बात तो इन्वर्जन के वर्ड को समझ लें। इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप स्ट्रक्चर को इन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश में आपका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद आपके पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जो कि इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। जब आप इन्वर्जन की बात करते हैं ना, तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को बेटे कहां पर लिखते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे आपको बेहतर तरीके से पता है कि जब भी आप सेंटेंस को एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, लाइक अगर मैं आपको सेंटेंस देता हूं और मैं आपसे कहता हूं शी इज कुकिंग फूड, और मैं आपसे कहता हूं कि बेटे इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाइएगा, तो आप फौरन से पहले क्या करेंगे, आप इस सेंटेंस को करेंगे इज शी कुकिंग फूड। तो आपने क्या किया, आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बेटे कहां पर लिख दिया, सब्जेक्ट से पहले लिख दिया और आपका सेंटेंस एफर्मेटिव से किस में चला गया, इंट्रोगेटिव में चला गया। तो इन्वर्जन का वर्ड जहां पर भी आपके सामने आए तो आपने समझ आना है कि इन्वर्जन का मतलब ये है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब कहां पर आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। यानी कि मैं कहीं पर भी बोलूं ना कि इन्वर्जन लिखनी है आपको यहां पे, तो आपने क्या करना, आपने फौरन समझ आना है कि सर ने कहा है यहां पर इन्वर्जन लिखनी है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है कहां पर, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अभी जैसे आपके पास होता है ना, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस इन्वर्जन करेक्टली। अब आपने याद रखना है कि जहां पर भी रेयरली आ जाता है ना, तो रेयरली के फौरन बाद हमने क्या लिखनी होती है, इन्वर्जन लिखनी होती है। मतलब इन्वर्जन के रूल्स हैं हमारे पास कि हमने रेयरली के बाद क्या लिखनी होती है, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का मतलब ही क्या है कि आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है और सब्जेक्ट बाद में लिखना है। यानी कि जब आपको कहा जा रहा है कि आपने इन सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना है कि इन्वर्जन कहां पर सही से लिखी गई है, तो आपको फौरन समझ आना चाहिए कि मुझे ये देखना है कि कहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। जैसे अल्फा ऑप्शन में देखिएगा, आई कहां पर लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इन्वर्जन नहीं लिखी हुई। इसी तरह बीटा ऑप्शन में देखिएगा, हैव पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये बिल्कुल ठीक इन्वर्जन लिखी हुई है। चार्ली ऑप्शन देखिएगा, यहां पर डायरेक्ट क्या किया गया, वर्ब पहले लिख दिया गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा गया, जो कि बिल्कुल भी ठीक स्ट्रक्चर नहीं है। इसके बाद डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, रेयरली आई सीन, और यहां पर अगेन रेयरली के बाद क्या लिख दिया गया, सब्जेक्ट लिख दिया गया। जब हमें
कहा ही इन्वर्जन पॉइंट आउट करने के लिए गया है, तो करेक्ट इन्वर्जन कहां पर लिखी हुई है? करेक्ट इन्वर्जन लिखी हुई है बीटा सेंटेंस में। अब ये क्वेश्चन जो है ये किसी और प्रोविंस में नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ आता है बलूचिस्तान एमडी कैट 2025 में। लेकिन बलूचिस्तान के पेपर में आने का मतलब क्या है कि जो पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है उसमें इन्वर्जन के क्वेश्चन शामिल हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल भी इसको निगलेक्ट नहीं करने वाले, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले। तो थोड़े से रूल्स हैं, सिर्फ 12 रूल्स हैं आपके पास। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहां कहां पर इन्वर्जन यूज होती है। हार्डली आपको 10 से 15 मिनट्स लगेंगे इस पूरे टॉपिक को समझने में, याद करने में और जहन में बिठाने में। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी इन्वर्जन का वर्ड बोला जाता है तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब कहां पर आएगा? सब्जेक्ट से पहले आएगा। और ऐसी सूरत में हम 12 वो जगह पढ़ने वाले हैं जहां पर हम इन्वर्जन लिखते हैं। जैसे देखें, आपके पास अगर वर्ड्स हैं, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ओनली देन के साथ, ओनली लेटर के साथ, ओनली इन के साथ, ओनली ट्वाइस के साथ, नेवर के साथ, रेयरली के साथ, जैसे आपके पेपर में आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? रेयरली से स्टार्ट हुआ। इसी तरह सेल्डम के साथ, एट नो टाइम के साथ, नॉट वंस, ऑन नो अकाउंट के साथ या अंडर नो सर्कमस्टांस के साथ, इनमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन के साथ अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसके बाद क्या लिखनी है? इन्वर्जन लिखनी है। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि इन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने वर्ब की क्या लिखनी है? फॉर्म लिखनी है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस 1 स्टार्ट होता है नेवर से, 2 स्टार्ट होता है रेयरली से, 3 स्टार्ट होता है एट नो टाइम से, 4th स्टार्ट होता है अंडर नो सर्कमस्टांसेस से, 5 स्टार्ट होता है ओनली लेटर से। और आप ये सारे सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि इनके बाद सब्जेक्ट की बजाय बेटे क्या लिखा गया है? इनके बाद सब्जेक्ट की बजाय क्या लिखा गया है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपके पास क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट लिखा गया है। तो जब भी इनमें से कोई भी जो एक्सप्रेशन है, कोई भी वर्ड जो है वो आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो आपने याद रखना है, आपने इनके बाद इन्वर्जन लिखनी है। इन्वर्जन लिखने का मतलब कि आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। जिस तरह आप बलूचिस्तान के पेपर में आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है रेयरली से और आपको कहा जाता है कि इसके बाद करेक्ट इन्वर्जन पॉइंट आउट करें। इसी तरह हम हर रूल में ये देखते जाएंगे कि हमें कहां कहां पर इन्वर्जन चाहिए है, कहां कहां पर इन्वर्जन होती है। सिर्फ 12 रूल्स हैं, मामूली से छोटे छोटे से रूल्स हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा इन्वर्जन विद कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और कोरिलेटिव कंजंक्शन अभी हम ताजा पढ़ के आए हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये वो कंजंक्शंस हैं जो किस में यूज होती हैं? जो किस फॉर्म में होती हैं? जो पेयर फॉर्म में होती हैं। जैसे आप नो सूनर के साथ क्या पढ़ते हैं? देन पढ़ते हैं, हार्डली के बाद व्हेन पढ़ते हैं, बेयरली के बाद व्हेन पढ़ते हैं, स्कार्सली के बाद व्हेन पढ़ते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ते हैं। और ये नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, बेयरली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, ये मैं आपको कहां पर पढ़ा के आया हूं? जब हमने सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पढ़ा था वहां पर मैंने आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर अच्छे से बताए थे। और इसमें आप कौन सा एक्सप्रेशन आप ऐड कर रहे हैं? नॉट ओनली बट आल्सो। जब भी आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन आएंगे इनके बाद आपने इन्वर्जन लिखनी है। नो सूनर के बाद आप देखेंगे हैड लिखा हुआ है, हार्डली के बाद हैड लिखा हुआ है, स्कार्सली के बाद हैड लिखा हुआ है, बेयरली के बाद हैड लिखा हुआ है। इसी तरह नॉट ओनली के बाद क्या लिखा हुआ है? डज लिखा हुआ है। यानी कि इन्वर्जन लिखने का मतलब क्या है कि आपने इनके बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद आपने क्या लिखना है बेटे? सब्जेक्ट लिखना है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली जहां पर आपके पास ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आएंगी, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, बेयरली व्हेन, स्कार्सली व्हेन और नॉट ओनली बट आल्सो, तो इनके बाद आपने बेटे क्या लिखना है? इनके बाद आपने इन्वर्जन लिखनी है। उसके बाद देखें, ये कोई ग्रामर टर्म नहीं है, ये मैं इसको नाम दे रहा हूं, मैंने इसको नाम दिया अब्सर्ड या एम्फेटिक इन्वर्जन। अब देखें, अहमकाना सी बात है इंग्लिश की कि अगर आपका सेंटेंस लिटल से स्टार्ट होता है या आपका सेंटेंस टू लॉन्ग से स्टार्ट होता है तो आपने इन दोनों एक्सप्रेशन के बाद बेटे क्या लिखनी है? इन्वर्जन लिखनी है। मतलब एक एब्सर्ड सा रूल है जिसकी ना कोई समझ है, ना कोई सर है, ना कोई पाँव है। सिर्फ हमें 2 एक्सप्रेशन बता दिए जाते हैं
कि अगर आपका सेंटेंस लिटिल से स्टार्ट हो, अगर आपका सेंटेंस टू लॉन्ग से स्टार्ट हो, तो आपने उसके बाद इन्वर्जन लिखनी है। तो मैंने इसलिए इस रूल को क्या नाम दे दिया, मैंने इसको एम्फेटिक या एब्सर्ड इन्वर्जन का नाम दे दिया, अहमकाना फनी इन्वर्जन का नाम दे दिया। तो आपने भी इसी तरह दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं, लिटिल है और टू लॉन्ग है। अगर आपका सेंटेंस लिटिल या टू लॉन्ग से स्टार्ट होता है तो आप देख रहे हैं लिटिल के बाद क्या लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है, लिटिल के बाद क्या लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, टू लॉन्ग के बाद क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, और टू लॉन्ग के बाद आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। यानी इनके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इन्वर्जन का मतलब ही यही है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, अब देखिए इससे पहले आपने रूल्स कुछ वर्ड्स पढ़े ना, जिसमें आप अगर वो आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो आपने उनके बाद इन्वर्जन लिखना है। यहां पर आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस इस तरह के हैं कि अगर ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो आपने जो इन्वर्जन लिखनी है ना, वो आपने याद रखना है, वो आपने सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इन्वर्जन लिखनी है। कहां पर इन्वर्जन लिखनी है, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इन्वर्जन होगी। जैसे देखिए, जैसे आप नॉट अंटिल पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद लिखा हुआ है द टीचर अराइव्ड, यानी कि इसके फौरन बाद इन्वर्जन नहीं है, लेकिन सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है, डिड द क्लास बिकम क्वाइट, वैसे तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, द क्लास बिकेम क्वाइट, लेकिन चूंकि आपने इन्वर्जन लिखनी है तो द क्लास बिकेम क्वाइट को आपने क्या बना दिया, डिड द क्लास बिकम क्वाइट। आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा, सब्जेक्ट को बाद में, और उसके बाद आपने किसको लिखा, वर्ब को लिखा। उसके बाद आपके पास सेंटेंस 2 है, ओनली आफ्टर, आप देखेंगे ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, यहां पर पहली बात मुकम्मल हुई, लेकिन सेकंड में आप ही रिलैक्स्ड की बजाय क्या लिख रहे हैं, डिड ही रिलैक्स्ड। इसी तरह ओनली व्हेन के साथ है, इसी तरह नॉट सिंस के साथ है, और इसी तरह आपके पास किसके साथ है, ओनली आफ्टर के साथ है। आप यहां पर देख रहे हैं कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को, यहां पर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को इन्वर्जन में नहीं लिखा जा रहा, बल्कि इन्वर्जन में किसको लिखा जा रहा है, सेंटेंस के सेकंड पार्ट को। यहां पर भी सेंटेंस के सेकंड पार्ट को किसके साथ लिखा गया है, डिड दे के साथ लिखा गया है। यहां पर भी सेंटेंस के सेकंड पार्ट को किसके साथ लिखा गया है, हैव आई के साथ लिखा गया है। यहां पर भी सेंटेंस के सेकंड पार्ट को बेटे किसके साथ लिखा गया है, डिड और शी के साथ लिखा गया है। तो ये वो एक्सप्रेशन है, जब ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो आपने इन्वर्जन सेंटेंस के सेकंड पार्ट में लिखनी, आपने सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन नहीं लिखनी है। उसके बाद है इन्वर्जन विद कंडीशनल। ये जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, ये तब मैं आपको करवा के भी आया हूं। देखें, हमारे पास 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, 0 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। ये मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ पढ़ा कर भी आया हूं, इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस। 0 कंडीशन को हम इन्वर्जन के साथ नहीं लिखते, फर्स्ट कंडीशन को हम इन्वर्जन के साथ लिखते हैं। हम शुड से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सेकंड क्लॉज एज यूजुअल हमारे पास बेटे किस में आएगा, सेकंड क्लॉज हमारे पास किस में आएगा, हमारे पास प्रेजेंट में आएगा या फ्यूचर में आएगा, आप दोनों में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में आप अपना कंडीशनल सेंटेंस किससे स्टार्ट करते हैं, वर से, आप इफ से स्टार्ट नहीं करते। वर के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद आपने याद रखना है आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस का सेकंड पार्ट एज यूजुअल आप किस में लिखेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो हम पास्ट कंडीशन में लिखते हैं। इसके बाद जो आपके पास थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन स्टार्ट होती है हैड से, हैड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सेकंड क्लॉज एज यूजुअल बेटे आप किस में ट्रांसलेट करते हैं या किस में लिखते हैं, वुड हैव, और वुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपने इन्वर्जन के याद रखने हैं, इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आपके पास एग्जांपल देखिएगा, आपके पास शुड के साथ 2 सेंटेंसेस हैं, आपने लिखा शुड यू नीड, शुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर आपके पास वर के साथ 2 सेंटेंसेस हैं, आप देखेंगे वर आई रीच, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, इसलिए हमने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी, और अगर वर्ब होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और आपके पास थर्ड कंडीशन का क्या आ गया कि हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप देख रहे हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आप पास्ट पेपर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको गालबन कोई 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चन मिलेगा, किसका, कंडीशनल सेंटेंस का। कौन सा,
थर्ड कंडीशन का इन्वर्जन सेंटेंस आपको पास पेपर में गालबन 4 से 5 दफा लाजमी तौर पर मिलेगा। उसके बाद रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है इस स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है सो एडजेक्टिव और डैट के साथ, जैसे आपके पास है जी सो ब्यूटीफुल और सो ब्यूटीफुल के साथ क्या आ गया डैट, आपके पास सो डिफिकल्ट और साथ क्या आ गया डैट, सो लाउड और साथ क्या आ गया डैट, सो पावरफुल साथ क्या आ गया डैट, सो एक्साइटिंग साथ क्या आ गया डैट। और आप देख रहे हैं कि सो एडजेक्टिव के बाद आपके पास इन्वर्जन लिखी हुई है, सो ब्यूटीफुल द सीनरी वाज नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या लिखा हुआ है वाज द सीनरी, वाज द एग्जाम, वाज द नॉइज, was the storm, was the match, यानी कि इन्वर्जन लिखी हुई है, सब हेल्पिंग वो पहले लिखा हुआ है और सब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है। तो जहां पर भी आप सो और एडजेक्टिव से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे आपको इसके बाद क्या लिखनी है इन्वर्जन, और इन्वर्जन के बाद आपने याद रखना है आपने इसका पेयर लाजमी तौर पर किसके साथ बनाना है डैट के साथ, यानी कि आपका सेंटेंस मुकम्मल किसके साथ होगा डैट के साथ। उसके बाद रूल नंबर 7 हमें क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ जाए एडवर्ब आ जाए, जैसे आप कहते हैं इन टू द रूम, जैसे आप कहते हैं ऑन द वॉल, जैसे आप कहते हैं डाउन द हिल, ठीक है। इसी तरह आप क्या कहते हैं राउंड द कॉर्नर, इसी तरह आप कहते हैं क्रॉस द फील्ड। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है ना तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रहे बल्कि हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं। यहां पर ये बात जरा गौर से देख लीजिएगा, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लिख रहे बल्कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं, यानी कि हम डिड द प्रिंसिपल वॉक नहीं लिख रहे बल्कि हम क्या लिख रहे हैं वॉक्ड द प्रिंसिपल। हम यहां पर हंग अ ब्यूटीफुल पेंटिंग लिख रहे हैं, रोल्ड द बॉल लिख रहे हैं, इसी तरह हम केम्ड द ओल्ड मैन लिख रहे हैं, और हम क्या लिख रहे हैं द रैन द चिल्ड्रन। वैसे क्या होना चाहिए था द चिल्ड्रन रैन, क्या होना चाहिए था द ओल्ड मैन रैन। इन्वर्जन में जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है लेकिन यहां पर हम वर्ब को पहले लिख रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं कर रहे। इसके बाद कंपैरेटिव एट द बिगिनिंग। अब कंपैरेटिव डिग्री को तो आप जानते ही हैं, अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है तो आपने याद रखना है आप उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स के मुताबिक आप क्या करते हैं कि आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं देन यूज करते हैं, और फिर वो सब्जेक्ट लिखते हैं जिसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा होता है। इसके बाद फिर आपने सेंटेंस में बेटे क्या लिखनी है, इसके बाद आपने सेंटेंस में इन्वर्जन लिखनी है। जैसे देखिएगा मोर वैल्यूएबल देन आ गया, मनी के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है और यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा। इसी तरह ग्रेटर देन फियर was his determination, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, his determination was नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है was his determination। इसी तरह आपके पास wolves are hungry नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है are hungry wolves। इसी तरह better than excuses is hard work is नहीं is hard work। इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को क्या लिख रहे होते हैं सब्जेक्ट से पहले लिख रहे होते हैं। जैसे यहां पर इट्स हिस्ट्री वाज नहीं लिख रहे बल्कि हम क्या लिख रहे हैं वाज इट्स हिस्ट्री। तो ये 12 रूल्स हैं जो सिर्फ आपको देखने हैं, बड़े आसान से। इसी तरह आपके पास एज का वर्ड है, आप एज के बाद इन्वर्जन लिखते हैं लेकिन ये सेंटेंसेस को गौर से देख लीजिएगा जिन सेंटेंसेस में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं अहमद लव्स क्रिकेट एज डज हिज ब्रदर, हम ऐसा नहीं लिखते कि एज हिज ब्रदर डज, हम क्या लिख रहे हैं एज डज हिज ब्रदर। हमने क्या लिखनी है इन्वर्जन लिखनी है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम एज के बाद क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। बर्ड्स कैन फ्लाई एज कैन बैट्स, शी enjoys रीडिंग एज डू हर फ्रेंड्स, अली स्पीक्स टर्किश एज डज हिज फादर, डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट एज आर एलिफेंट। आप यहां पर एक बात देख रहे होंगे कि हम एज के बाद इन्वर्जन तो लिख रहे हैं लेकिन हम इन्वर्जन में अपना टेंस वही रिपीट कर रहे हैं जो इससे पहले वाली क्लॉज का है। यानी कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, यहां पर कैन का स्ट्रक्चर था तो हमने कैन के साथ किया, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किया।
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग है तो हमने किसके साथ किया, स्टेट ऑफ बीइंग के साथ किया। तो एज के साथ आपने इन्वर्जन लिखनी है, लेकिन आपने अपना टेंस शिफ्ट नहीं करना, टेंस आपने वही लिखना है जो उससे पहले लिखा हुआ होगा। इसी तरह आपके पास सेम केस है नोर के साथ। अगर आपके सेंटेंस में नोर आता है तो आप नोर के बाद भी बेटे क्या लिखते हैं, इन्वर्जन लिखते हैं और टेंस चेंज नहीं करते। जैसे यहां पर देखिएगा नोर आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पर भी आपने क्या लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नोर आया, आपका सेंटेंस कैन के साथ है तो आपने सेकंड क्लॉज भी किसमें लिखा, कैन के साथ। नोर आ गया तो आपने पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट। आपके पास नोर आ गया तो आपने हैव नेवर विजिटेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को किसके साथ लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, हैज के साथ। इसी तरह आपके पास नोर आ गया तो आपके पास मैनेजर वाज नॉट इन्फॉर्म है, स्टेट ऑफ बीइंग है तो आपने यहां पर भी बेटे क्या लिखा, स्टेट ऑफ बीइंग लिखा। तो जैसे एज के बाद आपके पास इन्वर्जन आती है, इसी तरह नोर के बाद भी आपके पास बेटे क्या आती है, इन्वर्जन आती है। लेकिन इन सेंटेंसेस को गौर से देख लीजिएगा जिसमें इन्वर्जन आती है। और आपने याद रखना है जब आप इन्वर्जन लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप लिखेंगे आप उसी टेंस के अकॉर्डिंगली लिखेंगे जो इस नोर से पहले वाली क्लॉज में लिखा हुआ है, जैसे हमने एज में किया। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 11 है इन्वर्जन विद सो और नाइदर। अगर आपके सेंटेंस में सो और नाइदर है तो उसके साथ भी बेटे हम क्या करते हैं, इन्वर्जन लिखते हैं। अब कितने वर्ड्स हो गए आपके पास, एज भी हो गया, आपके पास नोर हो गया, आपके पास सो हो गया और आपके पास क्या वर्ड हो गया, नाइदर हो गया। ठीक है, सो हम यूज करते हैं, जैसे देखें आई इंजॉय पोइट्री एंड सो डज माई सिस्टर, शी हैज कंप्लीटेड द टास्क and so have I. She cannot swim and neither can her friend. They were tired and so were we. I don't like spicy food and neither does my brother. आप यहां पर so और does के so और neither के बाद देख रहे हैं कि सो और नाइदर के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है यानी कि इन्वर्जन लिखा जा रहा है। लेकिन इन चारों सूरतों में आप देख रहे हैं इनके बाद हम इन्वर्जन तो लिख रहे हैं, लेकिन इन्वर्जन के साथ साथ आपने ये याद रखना है हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उस टेंस के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं जो टेंस कहां पर लिखा गया है, इससे पहले लिखा गया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट रूल है कि अगर आपके पास एडजेक्टिव स्टार्ट में आ जाए, वैसे तो एडवर्ब स्टार्ट में आ जाए तो फिर भी हम क्या लिखते हैं, फिर भी हम इन्वर्जन लिखते हैं। अगर हमारे पास सो प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो फिर भी हम क्या लिखते हैं, फिर भी हम इन्वर्जन लिखते हैं उसके बाद। अब इसी तरह अगर सिर्फ एडजेक्टिव भी आ जाए तो फिर भी आपने बेटे क्या लिखना है, इन्वर्जन लिखना है। जैसे आप देखें ब्यूटीफुल से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे ब्यूटीफुल द नाइट स्काई वाज, आप क्या लिखेंगे ब्यूटीफुल वाज द नाइट स्काई। इसी तरह हैप्पी स्टार्ट में आ गया तो आप क्या लिखेंगे हैप्पी वर द चिल्ड्रन। स्ट्रेंज स्टार्ट में आ गया तो आप क्या लिखेंगे स्ट्रेंज वाज हिज बिहेवियर। साइलेंट स्टार्ट में आ गया तो आप क्या लिखेंगे साइलेंट वाज द एंटायर हॉल। ब्राइट स्टार्ट में आ गया तो आप क्या लिखेंगे ब्राइट वर द स्टार्स। एडजेक्टिव सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो आपने इसके बाद बेटे क्या लिखनी है, इन्वर्जन। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन्वर्जन का मतलब क्या है, जब हम हेल्पिंग वर्ब को कहां पर लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इन्वर्जन का, जिसके 12 रूल्स हैं, 12 यूजेस आपने याद रखने हैं। बलोचिस्तान एमडीकैट 2025 में आने वाला पेपर आने वाले पेपर में मैंने जो एमसीक्यू आया वो भी आपको बता दिया। और एक एमसीक्यू आने का मतलब यह है कि पीएमडीसी के जो क्वेश्चन बैंक है जहां से तमाम प्रोविंसेस क्या करते हैं अपना पेपर उठाते हैं, पेपर बनाते हैं, उसमें इन्वर्जन के क्वेश्चन लाजमी तौर पर मौजूद हैं, तभी वो बलोचिस्तान के पेपर में शामिल हुआ। तो हो सकता है आपके प्रोविंस के पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखिएगा इन्वर्जन का मतलब है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। और ये 12 रूल्स हैं जो आपको इन्वर्जन के लिए याद रखने हैं। छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी तो आपने पूछ लेना है, परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।